ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो एल्टीट्यूड है, ये वाला एल्टीट्यूड, ये क्या है बेटा? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 कम है इसका एल्टीट्यूड, तो बेस को मैं x मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 7, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। क्वेश्चन यही कहा है, आगे क्या कहा? एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 cm, इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है जी। आगे पूछा फाइंड द अदर टू साइड्स, इसकी अदर टू साइड हमें फाइंड करनी है जी। बेटा मेरे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, जिसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है इसकी फाइंड द अदर टू साइड, इसकी दोनों साइड मुझे फाइंड करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू मैंने मान लिया x सेंटीमीटर जी। बेटा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन ये कहा है, दोबारा फिर सुनिएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन का इसकी जो एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने इसके बेस को x मान लिया। लेट बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू x, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा बेटा, क्योंकि इससे 7 कम है तो x माइनस के 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है इसने जी। बेटा हाइपोटेन्यूज देखा आपको 13 cm, क्या लिखिए यहाँ पे? बाई पाइथागोरस थ्योरम जी। पाइथागोरस थ्योरम में पिछले आप अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूज का 13, बेस इसका x, परपेंडिकुलर इसका x माइनस के 7, इसका होल स्क्वायर। बेस की वैल्यू 13 है बेटा यहाँ पे, तो 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, इसे ओपन करूँगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 7 जी। बेटा 169 इक्वल टू 112 एक्स स्क्वायर प्लस की 49 माइनस के 14x, एक तरफ लेकर आएंगे इसे। जब एक तरफ लेकर आओगे तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी बेटा? 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, उधर लेकर आओगे माइनस के 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस के 14x जी। बेटा माइनस के बचेंगे 120 इक्वल टू 0, 2 इज ऑल्सो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x। तो क्या करें, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई की, मेरी क्वालिफिकेशन बनी 60 के फैक्टर मुझे करने हैं जो माइनस होकर के कितना आ जाए? 7 आ जाए जी। बेटा 12 माइनस के 5 यहाँ पर लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस की 12 माइनस के 5 इंटू एक्स माइनस के 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0, एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस की 12, 5 is also common, x minus की 12 equal to 0, x minus की 12 is also common, x plus की 5 equal to 0, दोनों की मल्टीप्लाई बेटा 0 है, x minus की 12 equal to 0, x equal to 12 and x plus की 5 equal to 0। ये नेगेटिव वैल्यू आई मेरे पास, माइनस की 5 से हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव 5 में हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेंगे। तो जो हमारे पास जो बेस हुआ इसका वो कितना हुआ बेटा? हमारे पास क्या पूछा इसने? दोनों इसकी रिमेनिंग साइड हमें फाइंड करनी थी। तो जो x की वैल्यू आई वहाँ पर वो नेगेटिव आई माइनस की 5, उसे हम नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे? x इक्वल टू पॉजिटिव वाली लेंगे। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास? बेस जो है, बेस इक्वल टू आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है बेटा वो हमारे पास आ गया एल्टीट्यूड इक्वल टू 12 माइनस के 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जी। ये क्वेश्चन नंबर 6 वही क्वेश्चन जो मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको। कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो था प्रोडक्शन का, और यहाँ भी ये क्वेश्चन प्रोडक्शन का, ध्यान दीजिएगा। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक दिन में वो कुछ निश्चित
पोट्री आर्टिकल बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन किसी पर्टिकुलर डे में हमने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान दीजिएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कीमत है वो वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन में जितने भी आर्टिकल बने उनकी जो प्रोडक्शन बना, जितने आर्टिकल बने उनके नंबर के 2 गुने से 3 ज़्यादा है। क्या बेटा, ये कीमत है एक प्रोडक्शन की, एक आर्टिकल की कीमत है, जितने भी वहाँ पर प्रोडक्शन बने, जितने भी आर्टिकल वहाँ पर बने उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। इतना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। जी बेटा मेरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या क्या क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूँ, 6 की, सॉरी। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, हाँ जी, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अरे वो मुस्कान क्या होगी, वो मुस्कान क्या होगी, let number of articles can be produced इक्वल टू वाले मैंने मान लिया एक्स बेटा, कि जो जितने भी आर्टिकल्स वहाँ पर बने एक दिन में वो कितने थे, हमने मान लिया एक्स है। सो क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जी बेटा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ये कहा था उसके 2 गुने से 3 अधिक है, 3 ज़्यादा है, क्वेश्चन ये कहा था। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल कैन बी प्रोड्यूस इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने कितना मान लिया बेटा, क्वेश्चन ये कहा था उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है तो 2x + 3 अपॉन दी टू क्वेश्चन। जी बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जो उनकी जो मल्टीप्लाई है, अब क्योंकि 2 गुने से 3 ज़्यादा थी तो तुम 2 गुने से 3 ज़्यादा तो उसे मल्टीप्लाई करके मैंने 3 ऐड कर दिया। इसके बाद ये पूछा है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दे रखी है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितने भी यहाँ पे सामान बना है ना, उसकी जो टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको प्रोडक्शन की, वो दे रखी है आपको 90 रुपीज़। इसका मतलब ये 90 रुपीज़ किसके इक्वल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होगा, क्योंकि टोटल नंबर आर्टिकल इतने बने, एक आर्टिकल इक्वल में कितनी है, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स ब्रैकेट में 2x + 3 = 90, मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x माइनस की 90 = 0। 90 मल्टीप्लाई बेटा करते हैं किसमें, 2 में, 90 जो 180 के फैक्टर हम करेंगे जो माइनस होके 3 आ जाए। जी बेटा 180 के फैक्टर हम करेंगे जो माइनस होके 3 आ जाए। 2 से डिवाइड करता हूँ 90 आया, 2 से डिवाइड करूँ 45, 3 से डिवाइड करूँ 15, डिवाइड किया 5 बन जाए 1। जी बेटा 15 - 12, 15 और 3 6 12, 15 - 12, 2x² + 15 - 12 इंटू में एक्स माइनस की 90 = 0। जी बेटा जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 2x² + 15x माइनस की 12x माइनस की 90 = 0। x इज कॉमन, 2x माइनस की 15, 6 कॉमन, जी बेटा 2x माइनस 15 = 0, 2x माइनस की 15 फिर कॉमन, x माइनस की 6 = 0। जी बेटा यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी x माइनस की 6 = 0, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को जो प्रोडक्ट हमारे पास है, दोनों के जो फैक्टर है, मैं दोनों को 0 के इक्वल रखता हूँ। जब दोनों को 0 के इक्वल रखो तो दिस इम्प्लाइज x माइनस की 6 = 0, x = 6 और 2x माइनस की 15 = 0, 2x = 15 एंड x = 15/2। दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये एक होल नंबर नहीं है। तो मेरा आंसर कितना है बेटा, x की वैल्यू जो आई वो हमारे पास 6 आई। क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल जो वहाँ पे बने वो बने x एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो कीमत है कितनी है बेटा
2x प्लस 3 यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 6, एक आंसर तो मेरा आया 6 आया, और दूसरा 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना आएगा बेटा 15 रुपीज़, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। एक बार दोबारा फिर सुनिएगा क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन दोबारा फिर रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कहा था कि कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जितने भी आर्टिकल बनते हैं, जितने भी एक दिन में बनते हैं, उनकी 2 टाइम से 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल की कीमत। एक आर्टिकल की कीमत जो है, जितने भी आर्टिकल वो बनते हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। क्वेश्चन ने ये कहा था मोर देन 3 टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो मैंने क्या करा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, इसका तो मैंने मान लिया x, कि वहाँ एक दिन में जितने भी आर्टिकल बने वो x थे। सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा, इसके 2 टाइम्स में 3 ऐड कर दिया, अर्थात 2x प्लस 3, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की कीमत आपके पास ये आ चुकी, नंबर ऑफ आर्टिकल कैन बी प्रोड्यूस आपके पास ये आ चुके, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा आपको 90, तो दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की x इंटू 2x प्लस 3, क्योंकि दिस द नंबर ऑफ आर्टिकल, दिस द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल में एक आर्टिकल की कीमत से, तो टोटल प्रोडक्शन आती है वो आएगी 90 के इक्वल। मल्टीप्लाई की तो 2x स्क्वायर प्लस की 3x, मंथ की 90 इक्वल टू 0, 90 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 180 आ गया, 180 के फैक्टर करने हैं जो -3 आ जाए, 15 माइनस 12, एक्स की मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक्स की जो वैल्यूज आई वो आई यहाँ पर 6, तो ये 15/2 आई है, तो ये उसमें है, ये फ्रैक्शन में है, ये क्या है बेटा होल नंबर नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल तो होल नंबर होंगे, इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो एक्स की वैल्यू 6, इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल कैन बी प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू 6 एंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। फॉर्मूले से एक बार, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो सर? ये सीजी का सर। हाँ, मिड पॉइंट से। सर एक बार बता दो सर, मिड पॉइंट निकाल के सर। एक बार बस दोबारा बोलो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है सर, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसीडी, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसीडी हाँ जी विद वर्टेक्स ए 2, -1, जी बी 5, -1, जी सी 5, 6 यस and D 2, 6 यस and are equal and bisect each other. एक तो बेटा एक काम करेंगे, ये डायगोनल एसी निकालेंगे, डायगोनल बीडी निकालेंगे, दोनों इक्वल आगे तो प्रूव होगा दीज आर द इक्वल। तो ये क्वेश्चन ने पूछा है डायगोनल प्रूव Yes, कीजिए sir. इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। सर बाइसेक्ट करेंगे तो सर बस ये इक्वल दिखा दे तो सर बस और कुछ नहीं करना नहीं पड़ेगा। अभी और सुन तो ले पहले, अभी केवल मैंने इक्वल दिखा दी, Yes, ये sir, दोनों डायगोनल निकाले ना, लेंथ निकाले ना, इनकी डिस्टेंस निकालना है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल आएगी तो प्रूव होगा दीज आर द इक्वल। अब बाइसेक्ट कैसे करेंगे मेरी बात Yes, सुनो। sir. एक काम करते हैं, इस एसी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? एसी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट आप निकाल लोगे इसका, तो फिर ये डिस्टेंस निकाल लेना, मिड पॉइंट डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके, और ये डिस्टेंस निकालना, और दोनों इक्वल आ गई, फिर ये दोनों डिस्टेंस निकालना, दोनों इक्वल आ गई तो प्रूव हो जाएगा कि डायगोनल दूसरे क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट निकालने के बाद अगर मैं इस पॉइंट को ओ मान लूँ तो ओ ए निकालेंगे, ओ सी निकालेंगे, डी ओ निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे। अगर ये इसके इक्वल आ गई और ये वाली लाइन इसके इक्वल आ गई, अर्थात ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, प्रूव हो जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए चलिए, ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा फॉर द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर इसके रूट एग्जिस्ट करते हो, है ना, इफ दे एग्जिस्ट, अगर इसके रूट एग्जिस्ट करते हो तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर द मेथड यूज करके हम इसके रूट्स फाइंड करने हैं। हाँ। जी बेटा, क्या करने हैं मुझे? इसके रूट्स फाइंड करने हैं। कौन सा मेथड यूज करके? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके मुझे इसके क्या करने हैं बेटा? रूट्स फाइंड करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे। कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम कंपेयर करते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 3। कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से
जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर की एक्स स्टार प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू जीरो से जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने कंपेयर करके ए की वैल्यू आई 2 बेटा, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3। नाउ अब हम निकालते हैं डी, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर मंथ्स के 4 AC। मैंने बताया था आपको चैप्टर जब स्टार्ट किया था कि डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, अर्थात इसके रूट को हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो डी निकाल रहा हूँ, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी की वैल्यू -7, मंथ्स के 4 इंटू ए की वैल्यू 2 बेटा, सी की वैल्यू 3, 7 बेटा 49 माइनस 4 जो 8 या 24 कितना बेटा 25। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा ग्रेटर देन 0, सो रूट्स एग्जिस्ट। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव आ जाएगा, सपोज कीजिए अगर इसकी वैल्यू के रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर इक्वल आ जाए तो भी एग्जिस्ट करेगा, अगर जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है इसकी डिस्क्रिमिनेंट की तो भी इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अर्थात निकाल सकते हैं हम इसके रूट्स को। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो अब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम इसके रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए बेटा नेगेटिव आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके इसके हाँ बेटा सर ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है सर? देखो बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, चलो मैं यही समझा देता हूँ आपको। देखिए जैसे किसी भी आदमी की बीमारी को पता करने के लिए हम उसका अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, अगर मुझे किसी बी की बीमारी पता करनी है तो हम उसके रूट्स निकालते हैं, उसको किसी आदमी की बीमारी पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर कराते हैं एक्सरे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, अगर किसी की नेचर मुझे फाइंड करनी है तो उसकी 3 कंडीशन हमारे पास है। 3 कंडीशन कौन कौन सी, 3 का 4 कंडीशन है। अगर किसी की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, जैसे किसी आदमी की बीमारी पता करने के लिए हम एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ऐसे ही अगर मुझे इसकी नेचर पता करनी है रूट्स की तो उसके डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी इसका जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये एक डिस्क्रिमिनेंट है, इसका यूज करके मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की नेचर फाइंड कर सकता हूँ। कैसे करता हूँ सुनिएगा, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो मैं तुरंत पाऊंगा इसके रूट्स रियल हैं, है ना बेटा, और इक्वल है। केवल इन 2 बातों को पता चलता है कि इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए। नंबर सेकंड, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए एंड परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए, क्या आ जाए बेटा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तब मैं कहूँगा इसके रूट रियल हैं, रेशनल हैं एंड अनइक्वल। जी बेटा ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल है, ये 3 बातों को मुझे पता चलता है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर से मतलब क्या है कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए बेटा 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन, इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए तो तुरंत कह देना इसके रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। इसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर इसकी जो डी की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब इसके रूट बेटा रियल होंगे, रेशनल की जगह आ जाएगा इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल। जी बेटा ये 3 तरह से हम किसी को भी, और अगर डी की वैल्यू हो जाए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाए तो रूट्स जो है वो इमेजनरी होंगे, अर्थात उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स आर इमेजनरी अर्थात नॉट रियल, मतलब इसके रूट रियल नहीं होंगे। लेकिन कब करते हैं ऐसा, जब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा, अगर मुझे किसी के रूट्स की नेचर पता करनी है, उसके रूट्स कैसे होंगे, उसके आंसर कैसे होंगे, अगर ये पता मुझे करना है तो मुझे इन चारों में से एक चीज़ अगर आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर बता देंगे कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो तुरंत कहते हैं इसके रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए बट परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए तो मैं कहूँगा रियल है, रेशनल है, अनइक्वल है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमारा क्या है, इनके बीच का कोई भी नंबर आ जाए, मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए,
5 6 7 8 आ जाए, 10 11 12 13 14 15 आ जाए, 17 18 19 20 अप टू 24 तक कोई भी नंबर आ जाए तो तुरंत कह देंगे इसके रूट्स रियल हैं, रेशनल की जगह रेशनल हैं और अनइक्वल हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो तब कहेंगे इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, अर्थात इसके रूट रियल नहीं है। इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट का जो यूज करते हैं यहाँ पे वो किसी भी इक्वेशंस के रूट्स की नेचर पता करने के लिए निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट हम। क्लियर होगा? अब आप किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जैसे हमें किसी भी आदमी की बीमारी पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराते हैं, ऐसे किसी भी इक्वेशंस की रूट्स की नेचर पता करने के लिए किसी मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला इजाद किया, उसका नाम दिया उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट, और उसको नाम दिया डी, और बी स्क्वायर माइनस 4 इसके इक्वल उसकी वैल्यू रखी, और उसकी वैल्यू को उन्होंने 4 तरह से क्लासिफिकेशन उसका किया। अगर डिस्क्रिमिनेंट को 0 आ जाए तुरंत बता दीजिएगा इसके रूट्स रियल होंगे या इक्वल होंगे, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आ रहा है, 0 से बड़ा तो है बट परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रियल होंगे, रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन डी ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रियल होंगे, इरेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, और अगर नेगेटिव आ जाए तो रूट रियल नहीं होंगे, अर्थात इसके रूट क्या होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे। क्लियर हुआ बेटा ये चीजें? यस सर। तो सर फोर्थ वाले में उसके रूट्स आएंगे ही नहीं निकल के? जी बेटा, कौन से पार्ट में? सर फोर्थ में, सर जब 0 फोर्थ वाले में? इमेजिनरी वाले में। हाँ बिल्कुल, फोर्थ वाले में इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, उसके तो रूट्स क्या होंगे बेटा, रियल ही नहीं होंगे, तो हम निकाल नहीं सकते। हालांकि निकाल तो सकते हैं लेकिन वो रूट के अंदर माइनस की वैल्यूज आएंगी, रूट की वैल्यू माइनस की जो आती है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। लेकिन वहाँ से पूछा नहीं होगा, केवल यहाँ पर रियल रूट निकालते हैं। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो हम कह देंगे इसके रूट रियल नहीं है, अर्थात ये रूट इमेजिनरी है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है? यस ठीक है। वैसे आपको बता दूं मैं, इमेजिनरी जो नंबर्स हैं जो ये वाले मैंने बताया अभी आपको, ये 11th क्लास में चैप्टर आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे आप पढ़ोगे इसके बारे में। यहाँ तो केवल आपको केवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बारे में जो भी रूट्स हमारे आते हैं वो सारे रियल होते हैं, अगर वो इमेजिनरी आ रहे हैं किसी के रूट्स तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया क्यों निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट? चलिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे बीच में ये चीज़ बतानी पड़ी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे, हालांकि मैं इसे अगली एक्सरसाइज में बताता आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको यहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं थी डिस्क्रिमिनेंट की, चलो मैंने फिर भी आपको बता दिया। चलिए, अब क्वेश्चन ने पूछा था मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके मुझे क्या करना है, इसके क्या निकालने हैं बेटा, रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और बाय द मेथड कंप्लीट द स्क्वायर। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 4 काम हम क्वेश्चन के अंदर करने पड़ते हैं। 4 काम कौन कौन से? नंबर 1, एक्स वाली टर्म को एक साथ लीजिए, बिना एक्स वाली को एक साथ लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू -3। पहला काम मैंने बताया आपको कौन सा मेथड यूज करने के लिए, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करने के लिए तीन काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करने पड़ेंगे। नंबर 1, एक्स वाली टर्म एक तरफ, बिना एक्स वाली एक तरफ। सेकंड काम समझिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरी क्वेश्चन डिवाइड कीजिए। जी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। जो भी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे उससे डिवाइड करते हैं पूरी क्वेश्चन को, यह क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x और इसका टू माइनस के 3/2, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इसे। जी बेटा 2 से डिवाइड किया मैंने इसे। इसके बाद तीसरा काम क्या है मेरे पास, जो भी एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा उसका हाफ करिए। एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 का हाफ करेंगे, 2 से और डिवाइड करेंगे इसे, तो 7/4, ये 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एडिंग 7/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी बेटा ये 3 काम किसी बच्चे के स्टडी में ना हो तो भी पूछ लीजिएगा, हर पार्ट के अंदर यही काम आपको करना है जब भी आप मेक ए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। कौन सा? नंबर 1, चाहे कौन सी है, क्या करेंगे बेटा, नंबर 1 काम एक्स वाली टर्म एक तरफ, बिना एक्स वाली एक तरफ, नंबर 1। नंबर 2, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरी क्वेश्चन डिवाइड करते हैं, और नंबर 3, जो भी एक्स कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो जी बेटा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर
और मंथ्स की 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। जी बेटा ये 100% प्रोडक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा x मंथ 7/4 का होल स्क्वायर मंथ्स की 3/2 14/9/16 x मंथ के 7/4 का होल स्क्वायर एलसीएम मेथड का 16 2 8 जा 8 या 24 प्लस के 49 जी बेटा 25/16 जी बेटा x मंथ के 7/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 जी बेटा इक्वल आ गया प्लस माइनस के 5/4 जी बेटा टेकन पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव लेंगे टेकन पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव लेने के बाद जी बेटा जब पॉजिटिव आप लेंगे टेकन पॉजिटिव तो x मंथ के 7/4 इक्वल टू 5/4 और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/4 प्लस के 7/4 एलसीएम इसका 4 आएगा 7 और 5 12/4 कितना आएगा बेटा 3 जी बेटा x की वैल्यू 3 आ गई है हमारे पास। नाउ टेकन नेगेटिव, जब आप यहाँ पे नेगेटिव लोगे तो x मंथ के 7/4 इक्वल टू मंथ के 5/4 और x इक्वल टू मंथ के 5/4 प्लस के 7/4 एलसीएम इसका 4 आएगा तो 2/4 कितना आ गया बेटा 1/2 जी बेटा x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/2। एक आंसर मेरे पास ये आ गया और एक आंसर हमारे पास आ गया कितना बेटा 3। दीज आर द आंसर। अगर मैं बात करूँ इसके नेचर की तो आप देख रहे होंगे इसकी जो नेचर है वो 1/2 और 3 जिसके रूट्स आए हैं तो रियल है, रेशनल है एंड अनइक्वल है। तो आप देखिएगा डी की वैल्यू कितनी थी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसका मतलब क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसका मतलब क्या हुआ इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। आप देख लीजिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आज का वर्क यहीं समाप्त करता हूँ मैं। पहला पार्ट मैंने आपको समझाया, दोबारा फिर सुनिए। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा जल्दी। आर्यन ठाकुर आयुषु आयुष 7/4 का होल स्क्वायर कहाँ से आया? है बेटा 7/4 का होल स्क्वायर जो भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर होगा ना उसका हाफ करके स्क्वायर के दोनों तरफ ऐड करेंगे। 3 काम करने होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। नंबर 1 एक्स वाली तरफ एक तरफ, बिना एक्स वाली एक तरफ, फिर एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन से पूरी क्वेश्चन डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने। फिर एक्स क्वेश्चन पकड़ते हैं, एक्स क्वेश्चन यहाँ पर 7/2 है तो इसका हाफ करेंगे। 7/2 का हाफ मैंने 2 नीचे पहुँच गया तो 7/4 और इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करते हैं तो 7/4 का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। इतना काम करने के बाद 100% ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर दोनों प्लस होंगे तो प्लस लगाता बीच में, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x मंथ 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू दिस, एलसीएम लेकर के यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। स्क्वायर रूट निकालने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव आती है इसकी वैल्यूज। एक बार पॉजिटिव ले ले, एक बार नेगेटिव ले ले, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर के 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कोशिश करिए करने की। नहीं होगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आज का वर्क कंप्लीट होता है आपका। ओके, थैंक यू बेटा।